लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, जो दिग्गज नेता, जो राजनीति के महारथी हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बात करें तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में मुंगेर से सांसद ललन सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के आने से कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज नेताओं को करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की रैली को सफल बनाने के लिए जीतन राम मांझी और तमाम सहयोगियों की तरफ से पैसे देकर महिलाओं और यहां पर पुरुषों को रैली स्थल पर बुलाया जा रहा है। अब क्या ऐसे में इतनी कमजोर स्थिति एनडीए गठबंधन की हो गई है कि बिहार पर पूरा फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार में रैलियां कर चुके हैं और उसका नतीजा अब क्या आगामी वक्त में उनके अनुकूल नहीं आने वाला है? क्या इस चीज का डर तमाम राजनेताओं को सता रहा है? इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ है। अमन जी, आपका स्वागत है। ललन सिंह से शुरुआत करते हैं। अमन जी, जिस तरीके से गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है वो जा चुका है उनके हाथ से, दूसरी तरफ सरकार में भी कोई जिम्मेदारी बिहार में नहीं मिली है, वर्तमान में महज एक सांसद बनकर रह गए हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से आरजेडी की तैयारी दिखाई दे रही है, क्या आने वाले वक्त में ललन सिंह के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही दिनेश जी, क्योंकि अगर हम देखें बिहार के नज़रिए से भी तो लगातार एनडीए के अंदर गुटबाजी तो रही है। आपने देखा कि शुरुआत में जब जो सीट शेयरिंग को लेकर और तमाम दलों ने जिस तरह से अपने दावे ठोके, उसमें मुकेश सहनी को साइड कर दिया गया और जो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया, चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई। तो ये कई सारी चीज़ ऐसी रहीं जो एनडीए के जो कुनबा है उनके अंदर लगातार जो मुश्किलें हैं वो देखने को मिली। लेकिन अब जब सब कुछ सेट हो चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे अधिक जो मुश्किल है वो एनडीए के जो सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए दिनेश जी, इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण ये है कि भाई आप बीते 10 सालों से सत्ता में हैं और ऐसे में अब जवाबदेही आपकी है कि भाई 10 सालों में आपने क्या किया। आपने जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर बात है कि ललन सिंह मंच पर बैठे हैं, एक लड़का लगातार उनसे सवाल कर रहा है और देखिए अब आपको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कब तक आप सिर्फ कांग्रेस के नाम पर या बाकी पार्टियों के नाम पर वोट मांगते रहेंगे कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा। अब आपको वो बताना पड़ेगा जो आपने वायदे किए थे, क्या आपने पूरे किए। रिपोर्ट कार्ड पे बात करनी पड़ेगी। आपको बता दूं जिस तरह से और भी जो कई जगह के देख रहे हैं कि चाहे जितना मांझी का जिक्र जैसा आप कर रहे हैं कि महिलाओं को पैसे देने की बात आ रही है, इसके अलावा हम देख रहे हैं काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा रैली कर जो जाते हैं मीटिंग करने, वहां पर लोग कहते हैं कि आप आए, स्वागत है आपका, लेकिन हम वोट आपको नहीं देंगे। सोचिए, खुलकर मुंह पे ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर बीजेपी और जो एनडीए के लोग हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर लोगों ने इस तरह से खुलेआम तौर पर मुखालफत करना शुरू कर दिया तो बीजेपी और एनडीए के जो दल हैं उनके लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, जो चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू आजकल दे रहे हैं, टीवी पे पूरी तरह छाए हुए हैं, लेकिन उन्हीं से अगर पूछा जाए, कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि जमुई मेरी मातृ कह सकते हैं कि मेरी कर्म भूमि है और मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हाजीपुर को कह रहे हैं कि मेरे पिता की कर्म भूमि है, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में 5 सीटें आती हैं तुरंत पाला बदल कर वो हाजीपुर पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने जवाबदेही से बचने का तरीका है, क्योंकि भाई 5 साल आप जो है जमुई की जनता को एक तरीके से आपने आपको चुना है जनता ने, और अब जनता आपसे रिपोर्ट चाहती है, लेकिन आप क्या कहते हो कि भाई मैं अब हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि ये मेरे पिता की जो है कर्म भूमि रही है। तो देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर आपको अपने कामों के बारे में बताना पड़ेगा, जो 5 साल आपने किया उनको रखना पड़ेगा। आज कोई मीडिया क्यों बात नहीं करता कि जो 5 गांव कह सकते हैं गोद लिए थे सांसदों ने, उनका क्या हुआ। आज चिराग पासवान से कोई बात पूछेगा तो आज मुंगेर में जिस तरह ललन सिंह, उनसे ये बात कोई पूछेगा। तो ऐसे कई पॉइंट है जिनके ऊपर इनको लगातार घेरा जा सकता है और लोग इन चीजों को याद रखते हैं। लोग वर्तमान जमीनी जो स्तर है उस पर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करते हैं और उस चीज का कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन। देखिए दिनेश जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत एक्टिव है। आप देखिए, आपने कोई बात 3 साल पहले कही हो, तुरंत उसका वीडियो बनाकर लोग रख लेते हैं और ऐसे वक्त पे आकर शेयर करते हैं। आप देखिए कितने सारे वीडियोस आपकी आज की डेट में निकल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। जो वायदे आपने किए थे उनको पूरा किया नहीं किया, जनता आपसे जरूर हिसाब मांगेगी, क्योंकि देखिए उन्हीं के वोट पे आप जो है सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं। ऐसे में अगर उनकी जो वायदे आपने किए अगर उनको पूरा नहीं करेंगे तो किससे फिर वो शिकायत करेंगे? आप ही शिकायत करेंगे। और अगर आपने कोई काम
काम नहीं किया होगा तो आप बचते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आपने काम किया होगा तो आप ठोक कर अपनी बात को वहां पर रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशियों को लगातार घेरा जा रहा है, न सिर्फ हम देख रहे हैं बिहार के अंदर, आप देखिए हरियाणा में भी लगातार देखिए जो बहुत सारे जो जीते हुए जो कह सकते हैं कि सांसद हैं वो अपने कह सकते हैं गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, लोग उनको दूर से दूर ही भगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब कांग्रेस का नाम लेकर आप अपनी राजनीति को नहीं चमका सकते। अब जो वायदे आपने किए थे, जो कार्य आपने किए थे, उनका हिसाब जनता को आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं अब जवाबदेही तय है और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की गारंटियां यहां पर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो या फिर बेरोजगार हो, तमाम वर्गों में ये चर्चा का माहौल बना हुआ है कि पिछला जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही में कहीं न कहीं वे खरे नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में अमन जी, तेजस्वी यादव ने आज अपना जो है एक वचन पत्र जारी कर दिया है और कहा गया है कि देश भर में इंडिया गठबंधन 1 करोड़ नौकरियां देगा और उन्होंने यह भी कहा कि हम जो वायदे करते हैं वो पूरा करते हैं। 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए नजर आए। तो 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही आरजेडी क्या मजबूती के साथ यहां पर एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएगी? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी बहुत सारी जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, तमाम जगह जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अहम बात यह हो जाती है किसने क्या खाया, किसने क्या बोला, किसने क्या पहना, इसके ऊपर सबसे अधिक जोर उनका है। लेकिन देखिए, आपने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल मिलेंगे, कहाँ है वो रोजगार? आपने कहा 15 लाख जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपने कहा कि गैस के जो दाम है वो कम हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन आज वो चीज़ें सारी की सारी अगर देखें तो महंगाई की सीमाएं तोड़ चुकी है। लेकिन ऐसे में आप उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। तो इस मौके को ताड़ते हुए सीधे सीधे जो तेजस्वी और तमाम तरह से जो महागठबंधन है और जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने इस मौके को ताड़ते हुए कहा है कि भाई हम अगर आते हैं पावर में तो 1 करोड़ रोजगार हम आपको देंगे। और देखिए, तेजस्वी ने इसलिए इस बात को कहा है क्योंकि बीते 17 महीने को सरकार को कहें तो उन्होंने काफ़ी सारी नौकरियां निकाली हैं, काफ़ी जो बेरोजगार उनको नौकरियां मिली हैं। तो ऐसे में देखिए, काम की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने देखा कि तेजस्वी ने जिस तरह से एक मछली खाने वाला वीडियो शेयर किया, उसको लेकर लगातार बीजेपी के तमाम सारे नेता जो उन्हें घेरने लग गए, पीएम मोदी ने भी उनको घेरा। लेकिन वहां पर तेजस्वी ने लिखा कि ये 8 तारीख का वीडियो है और जबकि 9 तारीख को नवरात्र शुरू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सिर्फ खाने को लेकर, मछली को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बात करती हुई नजर आई। लेकिन देखिए, अब 10 साल आपको हो गए, चाहे पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी बीजेपी का नेता हो या इंडिया कोई भी दल हो, उनको ये बताना पड़ेगा कि 10 साल के पूरे इस कार्यकाल के दौरान हमने ये किया, इन मुद्दों पर आप हमें वोट दीजिए। लेकिन देखिए, आज भी मुद्दा विहीन कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष मजबूती से एकजुट होकर अगर यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा तो यहाँ पर माहौल बदलता हुआ नजर आ सकता है। जैसा कि तेजस्वी ने भी कहा कि हम जो है मुद्दों की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सिर्फ ये बात करे किसने क्या खाया, किसने क्या नहीं खाया, किसने क्या पहना, किसने क्या, तमाम चीज़ों की जो बेतुकी बातें हैं जिनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है यहाँ पर कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ जाए। साथ में बिहार में जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि तमाम प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, तमाम प्रत्याशी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये जो तमाम वजह हैं, हो सकता है कि बीजेपी जो गणित लगाकर बैठी है 400 पार का, मेरे ख्याल से उनका गणित जो है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ पर झटका लगता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी तरफ देखें तो वर्तमान में 2024 में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता का तख्ता पलट किया है, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। ऐसे में आखिरी सवाल रहेगा अमन जी, तमाम राजनेताओं के बीजेपी हाईकमान ने जो टिकट काटे हैं, क्या कोई बड़ा कदम शाहनवाज हुसैन उठा सकते हैं? क्या अश्विनी चौबे और सुशील मोदी का सियासी भविष्य किस आधार पर देखते हैं? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है क्योंकि अगर बीजेपी के एंगल से हम देखें तो जो उनके बड़े नेता हैं, चाहे यशवंत सिन्हा रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, मुरली मनोहर जोशी रहे हों, इधर अगर बात करें तो बसनु राजे कहीं आपको नजर नहीं आने। देखिए, हैरानी की बात है, लोकसभा चुनाव सर पर, सचिन पायलट लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं आता पता नहीं है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि भाई आपको जो सीनियर लीडर है उनका आप क्यों इस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। शहनवाज का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि उनको इस बार लोकसभा टिकट मिलना चाहिए था और अहम बात होती है कि बीजेपी के लिए कि भाई हम मुस्लिमों की जो नुमाइंदगी है वो बढ़ाना चाहते हैं, उनके ऊपर बात कर सकते थे आप, लेकिन वो आपने नहीं किया। इसके अलावा देखें, अनिल विज इतना बड़ा नाम हरियाणा से, उनको आप साइडलाइन कर देते हो। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो लगातार जो देखने को मिल रही है, तो जो सियासत के जानकार हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई जो गुजरात लॉबी है वो अपना काम कर रही है, वो नहीं चाहते कि जो
उत्तर भारत का कोई भी बड़ा नाम है वो उभर कर सामने आए। और यही बात लगातार हम चाहे बिहार के एंगल से देखें या फिर हम हरियाणा के एंगल देखें या मध्य प्रदेश, राजस्थान और खासकर यूपी, क्योंकि योगी का भी अभी देखा होगा आपने कि पीएम मोदी जब मंच पे पहुंचते हैं योगी से बात नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि क्या जो उत्तर भारत के नेता हैं उनको जो कह सकते हैं बीजेपी आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, या जो गुजरात लॉबी का जिक्र बार बार होता है क्या वो कहीं ना कहीं उनको दबाकर या उनको एक तरह से कह सकते हैं कि दरकिनार करके रखना चाहते हैं। ये भी अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शहनवाज कोई बड़ा कदम उठाते हैं, क्योंकि अब कद तो उनका कम मेरे ख्याल से बहुत ऊंचा है बीजेपी के अंदर। अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तमाम अहम पदों पर काम कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह दरकिनार किया गया वो सवालों के घेरे में दिनेश जी बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भी पिछले 10 सालों में ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं और जिन वायदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की गद्दी तक आसीन हुए थे, कहीं ना कहीं अब देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आप पिछले 10 सालों में जो वायदे करके आए थे आखिरकार उनका क्या हाल है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इन तमाम जमीनी मुद्दों को उठाकर सत्ता का तख्ता पलट कर पाएगा। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।